हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज एक और टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कंटिन्यूएशन में एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन आइडेंटिटी ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप। कि कोई भी दो इंसान बच्चों मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़कर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंसेस हैं उनके जेनेटिक मेकअप में वो आते हैं उनके डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में डिफरेंसेस की वजह से। और यही एक रीज़न रहा कि साइंटिस्ट ने कोशिश की टू मैप ह्यूमन जीनोम। और जैसे जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट आए, डीएनए आइसोलेशन हुआ, क्लोनिंग स्टार्ट हो गई, तो ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की तैयारी भी शुरू हो गई। अब ये क्या होता है जीनोम? जीनोम एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट है डीएनए का, जिसमें उसके सारे के सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों इसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो भी प्रेजेंट होंगी, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए या आरएनए की, वो भी प्रेजेंट होती है। तो आप कह सकते हो कि फालतू की चीज़ें भी हैं और काम की चीज़ें दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं। अब ये ह्यूमन जीनोम जो 6 फीट लंबा होता है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा जीन होते हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट जीनोम है अभी तक का। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, अरेंज हो जाता है हैप्लॉइड क्रोमोसोमल सेट में, जहाँ पर 22 ऑटोसोम्स हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपको सबको पता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैरियोटाइपिंग। अब क्यों कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट होता है? उनके जीनोम में डिफरेंसेस बच्चों दो रीजन से आ सकते हैं। पहला नंबर ऑफ बेस पेयर्स, एंड सेकेंड उनके नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट। एक बेस पेयर्स बच्चों होता है 660 डाल्टन का, और 1000 बेस पेयर्स मिलकर 1 KB बनाते हैं। आप इसको सिंपली इस तरह से समझ सकते हो, जो आपकी मोबाइल फ़ोन की, आपके लैपटॉप की जो मेमोरी आप मेज़र करते हो, उसी तरह से ये मेज़र होती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन October 1, 1990। क्रैग वेंटर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया। तो 13 लॉन्ग ईयर्स लगे इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। सेकेंडली कॉस्ट $9 बिलियन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे। तो कॉस्ट की वजह से भी इसको मेगा प्रोजेक्ट समझा गया। 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करके सीक्वेंस किया गया, तो नंबर भी ज़्यादा था। अगर डाटा की बात करें तो जो डाटा जनरेट हुआ इस प्रोसेस में, अगर उसको बुक्स की फॉर्म में पब्लिश किया जाए तो 3300 बुक्स, जिसमें हर बुक में 1000 पेजेस हों और हर पेज पे 1000 लेटर्स हों, इतना ज़्यादा अमाउंट का डाटा प्रोसेस किया गया। लेकिन बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो डेवलप हुई उसी पीरियड में, उसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत इजी हो गई। जो डाटा का एनालिसिस था, उसका स्टोरेज था, वो कंपैरेटिवली इजी हो गया। तो इन सब रीजंस की वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बच्चों एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। अब चीज़ समझ में आई आपको, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट माना गया, क्यों इतना ऐसा नाम दिया गया। चलिए, अब कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपने पीछे देखा कि 13 लॉन्ग ईयर्स इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगे। एक्चुअली इनिशियली यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी USA, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को 1990 में स्टार्ट किया। यहाँ पर फंडिंग आई UK की वेलकम ट्रस्ट से, जिन्होंने एज ए मेजर पार्टनर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे कंट्रीज़ भी इसका पार्ट बन गए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाइना हो। तो ब्रेक थ्रूज की बात करें तो 1990s में दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे। कौन कौन से?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स इसमें इंक्लूड हो गए। यूनाइटेड स्टेट, यूके के वेलकम ट्रस्ट आ गई एज ए मेजर पार्टनर, है ना। और इसके पैरेलल एक और प्रोजेक्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप के बाहर भी स्टार्ट हुआ था। सेलेरा जेनोमिक्स एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। व्हाट आर द यूनिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? बेटा हमने देखा कि टोटल 23 क्रोमोसोम है हैप्लॉइड सेट में, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो इस ह्यूमन जीनोम में मोर देन 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 3% जो है जीनोम वो अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन करता है। और 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, सीक्वेंसेस हैं, वो एग्जैक्टली सेम होती हैं हर ह्यूमन बीइंग में। तो ओनली 0.2% जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। और अभी भी 50% से ज़्यादा जीन्स का फंक्शन हमें पता ही नहीं है। क्रोमोसोम 1 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन होते हैं 2968, और वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं 231। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब जो लेंथ है डिफरेंट ह्यूमन जीन्स की वो भी वेरी करती है बच्चों। एवरेज साइज जीन का है 3000 बेस पेयर, लेकिन हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा जीन है वो डिस्चेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का है, जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। उसमें होते हैं 2.4 मिलियन बेस पेयर्स, जबकि स्मॉलेस्ट जीन ट्रांसफर आरएनए का है, टीआरएनए है, जिसमें सिर्फ 76 न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट हैं। डीएनए का वो पार्ट जहाँ पे रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं उनको कहा जाता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, और ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। अगर 150 से 300 बेस पेयर्स प्रेजेंट हों तो वो कहलाता है हाईली रिपीटेटिव डीएनए, जहाँ पर ट्रांसपोसोम्स या जंपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मिनी सैटेलाइट्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे सिर्फ 11 to 60 बेस पेयर्स होंगे। इनको कहा जाएगा VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, और ये वाइडली यूज होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स या माइक्रो सैटेलाइट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर सिर्फ 5 से 8 बेसेस ही प्रेजेंट होंगे। ये सीक्वेंसेस जो हैं ये सेंट्रोमियर या क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और इनको जंक डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है डायरेक्ट कोडिंग में, बट स्टिल दे आर इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उनके डायनामिक्स और इवोल्यूशन के बारे में। 1.4 मिलियन, आप सुनिए, 1.4 मिलियन सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस, जिनको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, SNPs भी कहते हैं, ये आइडेंटिफाई हुए हैं ह्यूमन बीइंग्स में। और लेविन ने तो इनका नंबर 10 मिलियन तक भी बताया है। तो ये SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है, ये हेल्पफुल होंगे क्रोमोसोम लोकेशंस को ट्रेस करने में जहाँ पर डिजीज़ होती हैं, और उनकी सीक्वेंसेस को स्टडी करके इस SNPs की हेल्प से डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला जो गोल बच्चों सेट किया गया था ना, वो ये था कि ह्यूमन डीएनए में जीन कितने होते हैं उनका पता लगाए। क्योंकि पहले कोई कहता था 1 लाख जीन होते हैं, कोई 50,000 बताता था, है ना। तो अब ये आइडेंटिफाई हो गया है कि 30,000 के आसपास जीन ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड मेजर जो गोल था कि 3 बिलियन से ज़्यादा जो बेस पेयर्स हैं ह्यूमन डीएनए में, उसको सीक्वेंस करना। इसके अलावा उस सारे डेटाबेस को स्टोर करके इम्प्रूव टूल्स बनाना डीएनए एनालिसिस के थ्रू, और जो पॉसिबल हुआ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से। तो सीक्वेंसिंग, नंबर ऑफ जीन्स फाइंड आउट करना, डेटाबेस
क्रिएट करके उसका टूल्स की हेल्प से एनालिसिस, ये मेजर एरियाज थे। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी को, उन टेक्निक्स को ट्रांसफ़र करना अदर सेक्टर्स में। लेकिन यहाँ पर ELSI, एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज़ को डील करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था, जो इस पूरी प्रोसेस के दौरान उठे थे। तो यहाँ पर एक समरी आप देख पा रहे हो, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स, देयर सीक्वेंसिंग, स्टोरेज ऑफ डेटाबेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र with the help of bioinformatics and sequencing of other genomes from other organisms, and ultimately addressing the ethical, legal and social issues। जो सीक्वेंसिंग हुई मॉडल ऑर्गेनिजम्स की, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की, उसकी बात हम आगे फ्यूचर चैलेंजेस में करेंगे। अब क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट हुई? देखो बच्चों, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो साइंटिस्ट के सामने दो चैलेंजेस थे या दो टेक्निक्स थी, दो अप्रोचेस थी। EST, एक्सपेक्ट सीक्वेंस टैग्स, जो फोकस करते हैं आइडेंटिफाई करना सारे के सारे जीन्स को जो कि एक्सप्रेस हो रहे हैं RNA में, और दूसरा मेथड था सीक्वेंस अनोटेशन, कि पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया जाए जहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हों, और बाद में उनको डिफरेंट रीजन्स असाइन करके उनकी सीक्वेंसिंग और फंक्शन स्टडी किया जाए। तो सेंगर ने मेथड डेवलप किया सीक्वेंसिंग ऑफ अमीनो एसिड्स का प्रोटीन में। यहाँ पर DNA को रैंडम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके उनके सीक्वेंसिंग करने का काम किया गया। और HGP में मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसको इंटीग्रेट कर दिया गया विद मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजी एंड मेडिसिन्स। तो मेथड्स क्या थे, स्टेप्स क्या फॉलो हुए, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों, जो DNA था सेल से, उसको आइसोलेट करके उसको फ्रैगमेंट से भी डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया गया। ये एक ओवरऑल व्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। अब जो आइसोलेटेड DNA था उसको स्पेशल वेक्टर्स, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जिसको हम BAC कहते हैं, या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसको हम YAC कहते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये फ्रैगमेंट्स सूटेबल होस्ट में, बैक्टीरिया या यीस्ट में क्लोन हो गए, उनकी कॉपीज बन गई, और अगर ज़रूरत पड़ी तो PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन की हेल्प से इनके लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बना ली गई। अब ये जो फ्रैगमेंट थे, इनको सैगनर का जो मेथड था अनोटेटेड DNA सीक्वेंसेस, उसकी हेल्प से अरेंज किया गया ओवरलैपिंग रीजन्स के हिसाब से। इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम थे, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स थी, उसको यूज़ करके इन सारे के सारे सीक्वेंसेस को डिफरेंट क्रोमोसोम्स को असाइन कर दिया गया, अलाइन कर दिया गया। क्रोमोसोम 1 लास्ट में सीक्वेंस हुआ मई 2006 में, और इसी के साथ ये कहा गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। लास्टली बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं और व्हाट आर द फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहली बात बेटा, डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए इसको वाइडली यूज़ किया गया। मोर देन 1200 जीन्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज़ कोज करते हैं, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, वो एंडोक्राइन डिजीज़ हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, इन सब के जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला बाय स्टडिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सेकेंडली, जो जीन बैंक प्रिपेयर हुआ, उसकी हेल्प से अब जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो गया। फोरेंसिक साइंस की फील्ड में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, उनको इसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है। म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करना विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर, ये इजी हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी के बाद। और एक बहुत ज़्यादा डेटाबेस मिल गया है जिसकी हेल्प से फ्यूचर चैलेंजेस भी इजीली डील किए जा सकते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि कैसे DNA सीक्वेंस में वेरिएशन जो होती है
उसकी वजह से जीन के प्रोटीन चेंज हो जाते हैं, जेनेटिक कोड चेंज हो जाता है। एक पर्सन है जिसमें जीन ए है, ALA आपको दिख रहा होगा, GCA। सेकंड पर्सन में ये चेंज होकर GCG हो गया, एंड थर्ड पर्सन में फिर से GCA लेकिन सेकंड बेस पे चेंज आ गया। विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप। तो सिंगल पॉइंट पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही कैसे चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पर्सन 1 में AAA TTT नॉर्मल प्रोटीन है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सेकंड और थर्ड पर्सन में, सेकंड में थर्ड पोजीशन पे T आ गया, थायमीन आ गया, और थर्ड में साइटोसिन आ गया, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं, जो लो या नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया, कि बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन बन जाता है ना। इसके साथ साथ ये फ्यूचर कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो कुछ एथिकल और कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कमर्शलाइजेशन जब होता है ना प्रोडक्ट्स का बच्चों, तो उसमें कोस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकेंडली यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटाबेस है तो प्राइवेसी कंसर्न्स उठने लगे हैं, हेल्थ और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, और जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है तो एनिमल लवर्स उसके ऊपर भी कंसर्न्स उठा रहे हैं। फ्यूचर चैलेंजेस में बेटा सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है कि जितने भी जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी लोकेशन को, उनके फंक्शन को स्टडी किया जाए, जिससे कि डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प मिले। इसी तरह क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का भी ऑर्गेनाइजेशन करना इम्पोर्टेंट हो गया है। बट मैं जो बात कर रहा हूँ फ्यूचर चैलेंजेस में, कि जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ किया जाए, जिससे हमारे फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के हैं, उनको डील किया जा सके। और इसी को ध्यान में रख के बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग की गई है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, यीस्ट है, और प्लांट्स में राइस या ड्रोसोफिला, इनकी जीनोम की भी सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। हमेशा की तरह अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।